संचार क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आई तो लगता था डाक सेवाएं बंद हो जाएंगी, पर पीएम मोदी के नेतृत्व में डाक सेवाएं भी डिजिटल क्रांति से जुड़े और अपनी सेवाओं को नया आयाम भी दिया। आप भी सुने। भाइयों बहनों, हम सबको देखना होगा, पहले घर घर में चिट्ठी डाक विभाग से मिलती, मनी ऑर्डर का लेन देन भी डाक विभाग अकेले करता था, बैंक नहीं कर पाते थे, इतनी शाखाएं भी नहीं थी। आज भी पूरे देश के अंदर आप देखेंगे 1,60,000 से अधिक डाकघर हैं जिनके माध्यम से डाक सेवाएं, पार्सल की सेवाएं या फिर बैंक की सेवा, पोस्ट ऑफिसेज के द्वारा लगातार, और बीमा की सेवा भी उसके माध्यम से लगातार प्रदान की जा रही है। लेकिन एक समय केवल डाक विभाग इन सारी सेवाओं का केंद्र बिंदु था। लघु बचत की योजनाएं उनके माध्यम से तब चलती थी और बेहतरीन सेवा गांव में एक बेहतरीन, एक सबसे बड़ी मांग होती थी। आज से 20 साल पहले, 25 वर्ष पहले हम लोगों के सामने सबसे ज्यादा मांग होती थी कि हमारी न्याय पंचायत में पोस्ट ऑफिस खुल जाए। लोग ये मांग करते थे, यानी ये क्रेज था डाकघर का। डाकघर की अपनी सेवाएं होती थी, गांव के लोग जुड़े होते थे, पोस्टमास्टर जुड़े होते थे, डाकिया जुड़ा होता था और डाकिया की स्थिति बहुत बार बड़ी विचित्र होती थी। अच्छी खबर लेकर के गया तो लोग मिठाई खिलाते थे और कभी बुरी खबर लेकर के गया तो दुर्गति भी होती थी। वैसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन उस सब के बावजूद वो मनी ऑर्डर से लेकर के डाक सेवाएं देने से लेकर के स्कूल कॉलेजेस के रिजल्ट को लेकर के घर घर तक पहुंचाने का कार्य और समय पे डाक पहुंचते कि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री माननीय श्री देवू सिंह चौहान जी आज यहाँ पर स्वयं गोरखपुर में आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। भारत सरकार को विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से देश को जोड़ने का कार्य किया, यानी डाक, अगर स्मृति डाक टिकट किसी के नाम पे जारी होता था तो माना जाता था कि वास्तव में यह व्यक्ति ने कुछ किया है समाज के लिए। डाक टिकटों का संग्रह किया जाता था और फिर उसमें कंपटीशन होती थी। तो हम लोग ये मानते थे कि देखिए अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ने का कितना पुनीत कार्य हो रहा है कि उन डाक टिकटों के संग्रहण के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलती थी कि ये टिकट रामायण पर आधारित है, ये टिकट गीता पर आधारित है, ये टिकट गोरखपुर की विभिन्न महापुरुषों से, विभूतियों से जुड़ी हुई स्मृतियों पर आधारित है, ये टिकट भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इस कालखंड से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कालखंड में डाक विभाग कभी पीछे नहीं रहा, निरंतर इस पर अपनी डाक टिकटों की एक श्रृंखला के माध्यम से या महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए उलटफेर ने हर किसी को हैरान कर दिया। एनसीपी नेता अजित पवार खुद को पार्टी से अलग कर बीजेपी के साथ आ गए। वहीं इस पर एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बीजेपी और अजित पवार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो दुखद है। बीते रविवार देर रात मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार ने सभी के साथ एक परिवार की तरह व्यवहार किया और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनकी प्रतिक्रिया थी कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां हर किसी को अपनी बात कहने और अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार का ये कदम उनका अपना फैसला है। अजित पवार के साथ मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा, वो हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे। आप भी सुने। एमएलए ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा
वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। बघूया ना आता हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स, वी डोंट नो, लेट्स सी। तुम्हाला अपेक्षा आहे की हे परत नाही, परत यायचा जायचा विषयच नाही आहे, कारण का शेवटी लोकसभेचं इलेक्शन लागतं तेव्हा कॅन्डिडेट पक्ष खूप गोष्टी असतात। प्रयास ऐसे नहीं है मेरे ख्याल से, चर्चा तो पार्टी में हमेशा होती रहती है और आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक पार्टी। मिस्टर पवार इज अवेलेबल 24/7 फॉर एवरीबडी। नोबडी कैन से पवार साहब इज अवेलेबल, ही इज एक्सेसिबल, ही इज एक्सेप्शनली हेल्पफुल फॉर एवरीबडी हु वॉक्स इनटू हिज ऑफिस। ये दुनिया जानती है। उनके किसी के घर में 7 days अ वीक आप 7-7:30 बजे पहुंच जाओ, पवार साहब सबको मिलते हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर यूपी सरकार और यूपी पुलिस दोनों पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो हमला हुआ उस हमले को लेकर पुलिस कहानी नहीं गढ़नी चाहिए। आप भी सुने। मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत में पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूं कि जिनकी जरूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियां जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी गढ़ के बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली, मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे, किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जाँच हो। मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुंच पाओ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमजोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना। तो वो जल्दबाजी ना करे, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जाँच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जाँच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। राजभर ने कहा कि देश भर के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए और जो कुछ भी देश हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। राजभर ने कहा कि यदि गोवा में यूसीसी लागू है तो अन्य राज्यों में क्यों लागू नहीं हो सकता। आप भी सुने।
देखिए, हर महीने पहली तारीख को प्रदेश की बैठक, 5 तारीख को जिले की बैठक, 10 को विधानसभा, 15 को ब्लॉक की बैठक। हर महीने ये होता है। जो काम दिया जाता है पार्टी के नेताओं को, उनकी समीक्षा होती है। इनको काम जो पिछली बार दिया गया था कि चलो गांव लगाओ चौपाल, बताओ पार्टी की बात कि जातिवाद जनगणना से क्या फायदा है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू होगी तो क्या फायदा होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री अगर आपको मिलेगी तो आपको क्या लाभ होगा, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इसके लिए संघर्ष करने के लिए उनको बताया जाता है। महिलाओं की आधी आबादी, तो लोकसभा विधानसभा में भी आधी सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो, शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें आरक्षित हों। इन चीज़ों को लेकर के गांव-गांव चौपाल लगा करके हमारे नेता कुछ नए लोगों को पार्टी संगठन में जोड़ते हैं, कुछ पुराने साथी रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले गए, कुछ हमारे धरती छोड़ दिए जो लंबे समय से पार्टी में हैं, तो उनकी जगह भरपाई की जाती है। ये अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर बधाई भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से, पूरी पार्टी के नेताओं की तरफ से जन्मदिन की बधाई। और आज के दिन उन गरीब कमजोर जो पैदा हुए हैं उनके लिए भी भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बधाई है। राजभर जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बोली लगाया है जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री तक बना दिया है। देखिए, हर व्यक्ति का सपना देखना लक्ष्य होता है कि हम कार्यकर्ता सोचता है कि हमारा नेता कितना आगे चला जाए, तो उसी कड़ी में वो अपना चल रहा है। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय समाज पार्टी यूसीसी के समर्थन में है, इस नाते समर्थन में है कि जहां संविधान 18 साल उम्र की लड़कियों से शादी का व्यवस्था है, वहीं दूसरे धर्म में 9 साल, तो 9 साल बच्चियों को बालिग कैसे माना जाएगा? तो जो एक समान कानून बनाने की बात है, तो महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? एक तरफ 18 साल, एक तरफ 9 साल, तो ये समान नागरिकता के पक्ष में भारतीय समाज। एमपी के विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव और कांग्रेस पदाधिकारियों ने माधवगंज पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन किया। तो वहीं पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी देखी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड से वाटर कैनन की मदद से कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक ना मानी और आगे जाकर आखिरकार पुतला फूंक ही दिया। हालांकि कांग्रेस ने कई बिंदुओं की जांच की मांग को लेकर कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह को लिखित ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग भी की है। आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश सरकार का पुतला दहन का प्रयास किया गया, तो असफल कर दिया गया पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, और इनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। तो ज्ञापन समुचित जांच की जाएगी, जांच पश्चात कार्रवाई की। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार में जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सबका पुतला दहन किया गया। मामला भ्रष्टाचार का है कि महाकाल लोक में जो भारी भरकम भ्रष्टाचार किया उसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए। सतपुड़ा भवन में आग लगा दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। 12 लाख फाइलें उनके भ्रष्टाचार की जलाकर राख कर। सहारा इंडिया की ज़मीन बेच दी सरकारी तंत्रों से मिलकर, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को बेचारों को नुकसान हुआ। इन सब मामलों को लेकर और कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि शिवराज विदिशा के विधायक अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर गए। हालांकि बीजेपी की तरफ से काफी विरोध जताने पर विधायक शशांक भार्गव ने जुबान फिसलने की बात कहकर माफी मांग ली है। दरअसल बता दें कि विधायक शशांक भार्गव ने कुछ अपशब्द पीएम मोदी के नाम के साथ कहे थे।
भार्गव के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी विरोध जताया, जिसके बाद आज विधायक शशांक भार्गव ने जुबान फिसलने की बात कहते हुए माफी मांग ली है। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई वो समझते हैं गलती हो गई तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? जवान फिसली है, कोई अपन ने जानबूझ के थोड़ी कहा है। अब ऐसा तो हुआ नहीं है कि उन्होंने कह दिया 15-15 लाख आएंगे तो 55 रुपये पेट्रोल बिकेगा और नोटबंदी में हम 150 दिन बाद बाहर आ जाएंगे और इसके बाद जब सब निपट गया तो हम कहना ये तो जुमला है। जुमला नहीं है, ये जवान फिसली है। और अगर मेरे साथियों को कोई इस बात का बुरा लगा है तो उनसे भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ। ना तो मेरा कभी इंटेंशन ऐसा रहता कि मैंने कोई बात कभी गलत की हो, और जब भी वो भी मिलते हैं, कल भी आपने देखा होगा कि मेरे साथी और मेरे भाई के अलावा मैंने उन्हेल से खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नवादा की तरफ से उन्हेल स्टेशन की तरफ एक पिकअप वाहन आ रहा है जिसमें कई प्रकार की अवैध वस्तुएं रखी हुई हैं। तो वहीं सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मैबल के साथ तत्काल रवाना हुए और उन्हेल स्टेशन फाटक पहुंचे, जहां उन्होंने पिकअप वाहन को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर दी, लेकिन बोलेरो पिकअप की रेकी करने वाले वाहन चालक ने घेराबंदी को तोड़ते हुए पिकअप को पलटा दिया और पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए भाग निकला। हालांकि इस दौरान पुलिस ने वाहन से अवैध शराब बरामद कर ली है। 3-4 दिनों में विभिन्न कार्रवाइयां हुई हैं। सबसे पहले दिन महाकाल ढाबा और समृद्धि ढाबे पे उन्हेल पुलिस द्वारा रेड की गई थी। तो समृद्धि ढाबे से लगभग 16 लीटर शराब और 450 लीटर डीजल और महाकाल ढाबे से 250 लीटर डीजल और 12 लीटर शराब पकड़ी थी। तो उनके अगेंस्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एक्साइज एक्ट के अंडर FIR दर्ज की गई थी। फिर उसके बाद एक कलाली की गाड़ी पकड़ी थी हमने यहाँ के ठेकेदार की, जिसमें 21 लीटर शराब पाई गई थी और उसमें कई सेक्शंस मोटर व्हीकल्स एक्ट के लगे गए थे। फिर उसके बाद कल जो है एक सट्टे जो आदमी सट्टा चलाता था, धीरज पिता निर्मल पाटनी, उसको पकड़ा था और उनसे कई सट्टे की पर्चियाँ जब्त की थी। और कल रात में एक मुखबिर सूचना मिली थी जिसमें हमने गौवंश कि जो गौवंश की गाड़ी पकड़ी थी, उसमें 9 गाय के बछड़े मिले थे और हमने एक बोलेरो की पिकअप जब्त की है और उसमें जो भी आरोपी हैं उनका अरेस्ट। कटनी जिले के हिरवारा गांव में अचानक विलुप्त होती प्रजाति का वन प्राणी पेंगोलिन आ गया। ग्रामीणों ने इसे देखते ही सुरक्षित एक नवनिर्मित सरकारी भवन के कमरे में रख वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन अमला अपने रेस्क्यू टीम के साथ हिरवारा गांव पहुंच गई और इस विचित्र विलुप्त करोड़ों रुपए के कीमती जीव पेंगोलिन को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों को पेंगोलिन से दूर रखा और कमरे में बंद जीव का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ने के लिए ले गए। मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोग सामुदायिक केंद्र हिरवारा पहुंचे। वहां पर पेंगोलिन नाम के जो प्रजाति होती है वो मिला, जीवित है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। उसका विधिवत कार्यवाही कर लिखा पढ़ी कर पंचनामा बनाकर और रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा। ये जो जानवर है क्या विलुप्त प्रजाति है? हाँ। इसकी कीमत क्या होगी? इसकी तो कोई कीमत नहीं है। इसको तो ये मान के चले आपकी बहुत अमूल्य। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में बनी कुरावन के 2 व्यक्ति सुल्तान सिंह और रमेश चंद ओढ़ के खिलाफ रासुका के तहत NSA की कार्रवाई की गई। इन पर देश की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की पुलिया क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगे हैं। इनके खिलाफ GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड सीनियर हाईवे इंजीनियर नेमी चंद सिंघानिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी
कि पुलिया को विस्फोटक पदार्थ लगाकर जिलेटिन के माध्यम से नुकसान पहुंचाने की कोशिश इन लोगों ने की है, जिसके बाद शामगढ़ पुलिस ने जांच कर दोनों को गिरफ्तार करते हुए रासुका के तहत एनएसए की कार्रवाई की है। ये थाने पर जेआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सीनियर इंजीनियर हैं नेमीचंद जी, उन्होंने थाने पर आकर शिकायत रिपोर्ट की थी कि बनीपुरावन गांव के पास से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे गुजर रहा है उस पर कुछ लोगों ने एक्सप्लोसिव लगाकर विस्फोट किया था। उनको वहां से निकलने में समस्या हो रही थी, क्योंकि एक अंडरब्रिज नाला बना हुआ था पानी निकलने का, वहां से कुछ लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे और उनके द्वारा एटलाइन डैमेज किया गया था एक्सप्लोसिव लगाकर। उस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था, वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में उन पर कार्रवाई की गई और चूंकि उनके द्वारा बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध किया था, इसलिए उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा की गई। ये थाने पर नागदा के वार्ड क्रमांक 1 में बनी आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन के नाम से खिलवाड़ किया जा रहा, बच्चों को मिलावटी खाना दिया जा रहा, सरकार से मिलने वाले पैसे से वो अपनी जेब भर रहे और बच्चों तक पहुंचता है सिर्फ पानी वाला खाना और कुछ लोग चंद रुपयों के लालच में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। तो ये माया मैडम ने बोले भैया इसमें तो दाल कुछ भी नहीं है, तो हमारे से चेक करे तो हमने चम्मच देखी तो उसमें एक दाना भी नहीं, एक दाना भी नहीं उसमें, सब खड़े हो गए। तो झूठ क्यों बोले चलो चम्मच लाओ। तो ये कितने दिन से ऐसी आ रही है? रोज ऐसे आ रही है। अच्छा रोज ऐसे आ रही है। अरे बच्चों को दे रहे हो तो अच्छा दो ना, तो दो, बंद कर दो उस खाने को, क्यों एहसान करो? ऐसा खाना खिलाने से क्या फायदा? सरकार दे तो फिर सुविधा बच्चे की बराबर रखो ना। तो ये माया मैडम ने बोले भैया इसमें तो दाल कुछ भी नहीं है। इछावर विकास खंड में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां समारोह में शामिल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉक्टर राजकुमार मालवीय ने कहा कि भारतवर्ष के विद्यार्थी ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो देश के काम आए। राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना का विकास करने वाली शिक्षा विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। सच्ची देशभक्ति मातृभूमि के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। उन्होंने कहा कि सच्ची देशभक्ति को राष्ट्र निर्माण के कदम में मील का पत्थर माना जाता है। एक सच्चा देशभक्त कभी भी स्वार्थी या आत्म केंद्रित नहीं होता, बल्कि वफादार और समझदार होता है। इछावर विकास खंड के जो सारे विद्यार्थी हैं उन सभी का प्रतिभा सम्मान समारोह हमारे जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि शंकर जायसवाल जी एवं महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश के संचालक जितेंद्र द्वारा ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, क्योंकि जितने भी बच्चे जो आज टॉपर होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है, तो उन्हें और मोटिवेट होते हैं, उन्हें और आगे जाने का अवसर प्रदान होता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से शंकर भाई का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महान कार्य को करने का बीड़ा उठाया और सब बच्चों को सम्मान किया। ये इछावर के लिए भी गौरव की बात है और सभी विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिला कि आज के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बिलासपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए 7 गारंटी दी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने अपने भाषण में दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा भी किया।
मैं पूछना चाह रहा हूं, फ्री में कर्जा माफ कर दिया? कुछ तो लिया होगा। बताओ, आज की दुनिया में कौन फ्री में काम करता है? अरे अपना भाई कर्जा माफ नहीं करता। एक भाई दूसरे भाई से 100 रुपए ले ले, कोई माफ करता है भाई साहब? अपने माँ बाप को कोई नहीं पूछता, भाई को कोई नहीं पूछता, बच्चों को कोई नहीं पूछता। तो इतना 11 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया, कोई फ्री में कर्जा माफ कर दिया क्या? तो बेईमानी करे मोदी जी और जेल जाए मनीष सिसोदिया। वो मनीष सिसोदिया बेचारा एक मास्टर का बेटा है, उसने दिल्ली के गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, शानदार स्कूल बना दिए। आज दिल्ली के गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? मनीष सिसोदिया। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर डिप्टी सीएम अजित पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि पार्टी के नाते हमने ये फैसला लिया है, पूरे विधायक हमारे साथ है, पार्टी के सांसद हमारे साथ है, पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ है। आप भी सुने। आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी।